हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में जो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया, जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और साथ ही हम बात करेंगे कि उस इकोनॉमिक रिफॉर्म से किस प्रकार के फायदे हुए, कौन कौन सी चीजों पे रोक थी जो भारत में खोली गई, और किस किस प्रकार के आर्थिक संकट थे 1991 में 1991 में जिससे हमें निजात मिली। चलिए पहले घटनाक्रम को समझते हैं। 1947 के बाद से, आजादी के बाद से क्या क्या हुआ। देखिए 1947 की आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान जब दो पार्टीशन हुए हमारे देश के, तभी से दोनों की ही इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, भारत की और पाकिस्तान दोनों। अब हम भारत की बात करें तो 1947 के बाद बहुत सारे सुधार भी लाए गए, जैसे आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना, व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना होगा और ब्लू रिवॉल्यूशन सुना होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन में खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए। व्हाइट रिवॉल्यूशन में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए। और ब्लू रिवॉल्यूशन में जो मछली उत्पादन है उसके उत्थान के लिए बहुत सारे उपाय किए गए। इन सब में एक बात बड़ी कॉमन थी, बड़ी समान थी कि आर्थिक तौर पर भारत उतना मजबूत नहीं हो पा रहा था जितना हम इसे मजबूत बनाना चाहते थे। अब सवाल ये है कि जब हमारा आर्थिक मोर्चा कमजोर था तो इसके कुछ रीजंस रहे होंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए ना देश का। जब हम भारत के बाहर अपना सामान बेच रहे हैं तो फिर भारत क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा था। उस समय जब हम बात करें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की, उस समय से लेके अभी तक की भी हम बात करें तो कई बार भारत के युद्ध हो चुके हैं अपने पड़ोसी देशों से। जैसे पाकिस्तान से बहुत सारे युद्ध हुए, चाइना से कुछ युद्ध हुए। इन युद्ध में भारत का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान। इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई भारत नहीं कर पा रहा था। एक बार युद्ध होता तो कर लेता, दो बार होता, जब ये चीज तीन बार हो गई तो फिर ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बना। जैसे दीमक होता है ना, लकड़ी को खाता है और धीरे धीरे खोखला कर देता है, उसी तरह हमारे देश में हुआ। दूसरी बात, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे यहाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। एक ये भी कारण था। अब हम बात करें 1988 के टाइम की, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो उस समय भी जो भारत की आर्थिक गतिविधि थी बहुत खराब कंडीशन में पहुंच गई थी। जो मुद्रास्फीति थी वो भी बहुत खराब कंडीशन में थी। और जो भारत का फॉरेन जो रिजर्व होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत कम हो गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा राजीव गांधी से कि आप हमसे लोन लीजिए, अपने देश को इस आर्थिक संकट से निकालिए, आपका देश एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट में फंसने वाला है। और ये बात राजीव गांधी जी को भी मालूम थी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ इलेक्शंस वगैरह आए तो वो इलेक्शंस में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। फिर उसके बाद असैसिनेशन, उनकी हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री फिर बदले गए, लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए वो प्रधानमंत्री बने तो वो भी देश के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सके। अब क्या हुआ कि अब हम बात करें 1991 की, तो उस टाइम पे जो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने भारत के, उस समय उनको बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब कंडीशन में है, बहुत खराब व्यवस्था है अभी अर्थव्यवस्था भारत की। इसको उबारने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने भारत का बहुत सारा सोना विदेश के बैंकों में गिरवी रख दिया। बहुत सारा सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकलवा के विदेश के बैंकों में गिरवी रख दिया, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ गति मिल सके, कुछ पैसे मिल सके। लेकिन ये खबर मीडिया में लीक हो गई, लोगों को पता लग गया कि भारत जो है वो बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका है और भारत का बहुत सारा सोना भी बाहर के देशों में गिरवी हो चुका है। इसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी गतिविधि हो रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था उन्होंने, और उन्होंने ये कहा था उनसे कि आप जो भी देश के हित में कर सकते हैं करिए, मैं आपको हर प्रकार का सपोर्ट करूंगा,
हर प्रकार का जो भी आपको चाहिए, लेकिन देश की आर्थिक गतिविधियां जो हैं सुचारू रूप से चलनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए आप जो चाहे करें, आपको हर प्रकार का सपोर्ट हम करेंगे। तो ये जो डेट थी आप देखेंगे 21 जून 1991, 21 जून 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने, और ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के हीरो हैं भारत के, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के। उसी की वजह से आज भारत बहुत तरक्की कर गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 24 जुलाई 1991 को देश का वो बजट आया जिस बजट ने भारत की किस्मत खोल के रख दी। इस बजट का विरोध बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स ने किया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना था कि ये जो बजट है ये ऐतिहासिक बजट सिद्ध होगा, और सिद्ध हुआ भी। देखिए, इस बजट में इन्होंने क्या किया, भारत के बाजार को विदेशों के लिए खोल दिया। विदेश की कंपनियां भारत आके व्यापार कर सकती थी, ऐसा कानून ले आए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई, उसको मंजूरी दे दी गई। तो बाहर की कंपनियां भारत आके व्यापार कर सकती थी, भारत की कंपनियों के साथ साझेदारी कर सकती थी, और इससे रोजगार को बहुत बड़ा लाभ मिला। बेरोजगारी भारत की कम हुई, भारत की आर्थिक गतिविधियों में ग्रोथ आई, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीयकरण किया गया भारत के बाजार का। ठीक है, और लाइसेंस परमिट राज, इन सब के बारे में अभी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया, जो देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था, और हम लोग उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे थे जिसके हम हकदार थे। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ये सारी चीजें भारत में उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई इस बजट के द्वारा। अब देखिए कौन कौन से उदारीकरण, लिबरलाइजेशन के क्या क्या फायदे हुए, हम वो देखेंगे, और उससे देश को क्या लाभ हुआ और क्या क्या चेंजेस हुए, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखिए, इंडियन मार्केट बिकेम ओपन फॉर ऑल कंट्री। पहली चीज, भारत का जो बाजार था वो सभी देशों के लिए खोल दिया गया। कोई भी देश की कंट्री की, कोई भी मतलब इंडिविजुअल हो या कोई भी कंट्री हो, गवर्नमेंट भी यहाँ पे आकर व्यापार कर सकती थी किसी भी प्रकार का। ठीक है, उसके बाद आते हैं गिवन परमिशन टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेश की जो कंपनी है, फर्म है, वो यहाँ पे आकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, भारत की कंपनियों के साथ साझेदारी करके कंपनी खोल सकती थी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकती थी। तो इस प्रकार की परमिशंस थी, और व्यापार अपना यहाँ पे बढ़ा सकती थी, ये सब परमिशन दी गई। ठीक है, लाइसेंस परमिट आर डिक्लाइंड, विद दिस एनीबॉडी कैन ओपन प्राइवेट फर्म एंड कंपनी। लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया, और इसको खत्म करते ही किसी भी प्रकार का व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये लोग क्या कर सकते थे, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी फर्म या कंपनी खोल सकते थे। कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तब 1956 एक्ट चलता था। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट, वर्किंग स्टाफ एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, लाइसेंस कंपनी राज में जो वर्किंग स्टाफ था, कंपनी में कितने लोग काम करेंगे और कितना उत्पादन होगा किसी भी वस्तु का, ये गवर्नमेंट डिसाइड करके देती थी। लेकिन इसमें प्राइवेट फर्म डिसाइड करेगी कि किस प्रकार का स्टाफ वो रखना चाहती है, कितने स्टाफ रखना चाहती है, और कितना वस्तु का उत्पादन करना चाहती है। तो ये प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फर्म जो है वो डिसीजन ले सकती है। इस प्रकार की छूट दी गई। इंडियन कंपनीज एंड फर्म्स वेयर फ्री टू परचेज रॉ मटेरियल एंड प्लांट एंड मशीनरी। भारतीय कंपनियों को और फर्म्स को छूट दी गई कि वो बाहर से किसी भी प्रकार का कच्चा माल, रॉ मटेरियल खरीद सके, और किसी भी प्रकार का प्लांट एंड मशीनरी, जो फैक्ट्री बनाने में मशीनरी लगती है, जिस भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, ये सारी चीजें वो बाहर से खरीद सकते हैं। इसकी उनको खुली छूट दी गई, बाहर के देशों से कुछ भी खरीद सकते थे। ठीक है, इस प्रकार की चीजें। फिर आते हैं इंपोर्ट टैक्सेस वेयर रिड्यूस्ड। अगर कोई चीज हम विदेश से भारत लाते हैं, खरीदते हैं, या विदेशी कंपनी आके भारत में बेचती है, तो उसमें बहुत सारा इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, आयातीत टैक्स जो लगता था। तो उसको गवर्नमेंट ने कम किया
कि भाई इंपोर्ट टैक्स हम कम करेंगे तो लोग आकर्षित होंगे भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। भाई हमने फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एफडीआई को मंजूरी तो दे दी, लेकिन अगर हम टैक्स कम नहीं करेंगे तो कौन आके भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि भाई टैक्स ज्यादा पेमेंट करेंगे तो उनको फायदा भी बहुत कम होगा। तो इसलिए उन्होंने टैक्सेस को भी बहुत कम कर दिया। और एक चीज और, भारत में जो प्राइवेट फर्म और कंपनीज थी उनको फ्री हैंड कर दिया गया कि आप अपने प्रोडक्ट विदेशों में जाके बेचिए, किसी भी देश में आप जाके बेच सकते हैं, जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज है, परमिशन है, भारत सरकार द्वारा लीजिए और आप बेचिए। पहले ये सब परमिशन डायरेक्टली नहीं मिलती थी, तो ये परमिशन भी दी जाने लगी। ठीक है, इसमें बीच बीच में कभी कभार गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन करती है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि किसी चीज की शॉर्टेज भारत में अपने देश में हो सकती है, तो उस चीज पर, उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा देती कि भाई इसको बाहर मत बेचना, ये भारत के देश में अभी इसकी कमी है तो अभी इसे भारत में ही रखो। जैसे आपने देखा कोविड के टाइम पे पैरासीटामोल पे बीच में रोक लगा दी थी भारत ने कि भाई इसे बाहर नहीं बेचना है, इसे भारत में ही रखो अभी, क्योंकि इसकी शॉर्टेज हो सकती है। तो इस प्रकार के कुछ डिसीजन बीच में गवर्नमेंट ले सकती है और लेती रहती है, तो ये देश हित में है। तो इस प्रकार के कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए जो सार्थक थे, जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे हुए। फायदे के बारे में भी हम बात करेंगे। और इस आर्थिक गतिविधि में कई बार कुछ ना कुछ दिक्कतें आती, तो गवर्नमेंट उसको कुछ ना कुछ नियम ला करके चेंज करती रहती है। लेकिन उदारीकरण अब ऐसा एक हथियार बन गया है, लिबरलाइजेशन, जिसे अब गवर्नमेंट भी मानती है, सभी अर्थशास्त्री मानते हैं, जनता भी मानती है कि इस लिबरलाइजेशन ने, इस इकोनॉमिक पॉलिसी ने जो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई, इसने देश को बहुत तरक्की दी और बहुत आगे पहुंचा दिया। आज भारत जो है वो अमेरिका जैसे देशों के लिए बहुत मायने रखता है। हमारे डिसीजन जो है वो पूरी दुनिया देखती है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हम आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से बेनिफिट हुए इन सब चीजों से। पहला बेनिफिट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, उद्योग बढ़े, छोटे मोटे उद्योग भी बढ़े और बड़े उद्योगों की भी तरक्की हुई। और इससे क्या हुआ, रोजगार के अवसर पैदा हुए, बहुत सारे रोजगार मिले लोगों को और भारत की बेरोजगारी दर काफी कम हो गई। दूसरी चीज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी भारत का बहुत बढ़ गया। और इससे क्या हुआ कि भारत का जो जीडीपी है वो ग्रोथ रेट दिखने लगा। जब जीडीपी बढ़ता है ना, तो सारे देशों में ये मैसेज जाता है कि भाई ये देश जो है ये आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत है। तो जीडीपी भी भारत की बढ़ गई। ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ गया, इंडस्ट्री बढ़ी, लोगों को रोजगार मिला तो प्रोडक्शन भी बढ़ा। अब आगे आते हैं, सॉवरेन डेब्ट, राजकीय कर्ज। भारत पर बहुत सारा राजकीय कर्ज चढ़ चुका था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी बहुत सारा लोन था और बाकी बैंकों का भी था, देशों का भी था। तो इसको भी भारत ने धीरे धीरे रिपेमेंट करना चालू किया, क्योंकि भारत की आर्थिक गतिविधि में काफी स्पीड आई, काफी गति आई। गति आने से टैक्सेस, रेवेन्यू आने लगे, तो भारत ने थोड़ा थोड़ा करके विदेशी कर्ज जो चुकाना है चालू कर दिया। अब आगे देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो भी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ने, कि आरबीआई ने भी सोचा कि भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी धीरे धीरे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम रहता है तो हम बाहर की चीजें नहीं खरीद पाते। जैसे कच्चा तेल भारत बाहर से बहुत बड़े पैमाने पे, लगभग 80 to 85% हम बाहर से कच्चा तेल खरीदते हैं। सबसे ज्यादा पैसा हमें उसी के लिए रहता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये जो है उस समय काम आता है जब हम कच्चा तेल खरीदते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया। आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति भी धीरे धीरे ठीक होने लगी, बढ़ने लगी। ठीक है, जब आर्थिक गतिविधि अच्छे से चलने लगती है तो मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है भारत का धीरे धीरे लेवल पे आने लगा और जो चीजें हैं वो संतुलित होने लगी। ठीक, अब देखिए उस समय एक चीज और हुई थी कि भाई इराक और कुवैत का युद्ध हो गया था। तो ये भी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन इराक और कुवैत के युद्ध से इतना ज्यादा नुकसान बाकी देशों को नहीं हुआ जितना इंडिया को हुआ, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गए थे। जहां पर हम 500 करोड़ रुपए लगा रहे थे कच्चा तेल खरीदने में, वहां पे हमें 1200 करोड़ रुपए लग रहे थे हर महीने। तो ये सब जो रीजंस हैं ये सब बहुत हानिकारक रीजंस थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हुई थी। इसके बाद ये सारे चेंजेस हुए, इकोनॉमी अब जो है बहुत अच्छी कंडीशन में है।
अब भी बहुत सारे आर्थिक गतिविधि सुधार गवर्नमेंट कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है। हम सब इसे पढ़ते रहें और लगातार ये देखते रहें कि किस किस प्रकार के सुधार की और आवश्यकता होगी। इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।